बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है, इसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि आलमी उफ़क़ पर क्या कुछ हो रहा है। ईरान के आर्मी चीफ की जानिब से रब्ता किया गया फील्ड मार्शल साहब से, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक उनकी जानिब से जेस्चर, और पाकिस्तान का जो किरदार रहा इस सारे तनाज़े के दौरान उसको सराहा गया। क्योंकि एक जानिब इसराइल के साथ सारी वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ी थी और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा था ईरान और ईरान के दिफा के हक़ को। और यहाँ तक कि जब अमेरिका की जानिब से भी जब उसकी जौहरी तनसीबात पर हमला किया गया तब भी पाकिस्तान ने कहा कि जी ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है और ये चीज़ मुनासिब नहीं है, और उसकी एक तरह से पाकिस्तान ने मजम्मत भी की। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि हो क्या रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि हमने जी जौहरी तनसीबात तबाह कर दी। ठीक है, ईरान ने कहा कि जी खासा नुकसान हुआ है, लेकिन जाहिर है कि जब कोई जाके देखेगा तो पता चलेगा, ईरानियों को तो पता होगा कि क्या नुकसान हुआ है। लेकिन एक साहब हैं जो कि इस वक्त IAEA के जो तंजीम है, यानी कि बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी, उसके सरबराह इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। वो जो बंकर बस्टर्स गिराए थे उनका इतना नुकसान नहीं हुआ और ईरान चंद महीनों में दोबारा से ये सिलसिला शुरू कर सकता है। अब मैं ज़रा उनसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा किस बुनियाद पर वो साहब फरमा रहे हैं, और बेसिकली वजह क्या, राफेल ग्रोसी इनका नाम है और इनका बड़ा किरदार है, मुतनाज़ा किरदार। इस एतबार से आपको याद होगा कि 12 तारीख को ये इनकी जानिब से IAEA की जानिब से एक इस तरह से एक रिपोर्ट निकाली गई और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया जी कि ईरान कंप्लायंस नहीं कर रहा और वो मुमकिन तौर पर न्यूक्लियर हथियारों के करीब हो सकता है। उसके अंदर उससे पहले बड़ी आर्म ट्विस्टिंग हुई। काफ़ी सारे मुल्कों को कहा गया कि आपने जो है वो इस करारदाद में, ये जो करारदाद होगी इसके ऊपर वोटिंग में आपने एब्सटेन करना है। कई को कहा कि आपने वोट नहीं डालना, कई को कहा कि आपने वोट डालना है। तो खैर 19 लोगों ने वोट डाले और बिलाखिर आप ये देखिए तैयारी ऐसी कि उसके बिल्कुल अगले दिन इसराइल ने जाके अटैक किया ईरान के ऊपर। अब ये ग्रोसी साहब दोबारा एक्टिव है, इनकी तसल्ली नहीं हुई है, तो ये दोबारा से फरमा रहे हैं कि जी अभी चंद महीनों में ईरान दोबारा से इस काबिल हो जाएगा। तो इन साहब के किरदार को भी डिस्कस करेंगे। और फिर बात यह है कि जब आप फिजिकली वहां पर गए नहीं, जब आपको ईरान ने अब आपसे ताउन खत्म करने का ऐलान कर दिया है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आपको पता हो कि ये ईरान ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? आपको कोई वही आई है, कोई अल्हाम आया है, कैसे आपको पता है? तो मैं ये समझने से कासिर हूं। फिर दूसरा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है, अगर हम सूरत हाल के हिसाब से बात करें तो ये जो भारत के साथ हमारा एक तो कश्मीर का मसला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र यह है कि जिस तरह से भारत को हमने जवाब दिया था, इंटरनेशनलाइज हो गया कश्मीर का मसला। दूसरा है पानी का इशू। पानी का इशू ऐसा है कि ज़ाहिर है खित्ते में तनाज़ात तो होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते क्योंकि पानी हमारी लाइफ लाइन है और ऐसा नहीं हो सकता कि भारत पानी बंद करे या दरियाओं का रास्ता मोड़ने की कोशिश करे या टनल जो उसने पहले भी बनाई थी उनको किसी एक्टिवेट करे या नहरें नई नई बनाए और हम चुप होकर बैठे रहें। तो इस हवाले से पहले जो मैं नुक्ता नज़र है वो सुनाना चाहूँगा। नायब वज़ीर आज़म साहब का पहले ज़रा सुनाइएगा क्या कहा था इसाक डार साहब ने। We have made very clear that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. The outcome of this 4-day war has once again underscored the reality that India can neither intimidate nor coerce Pakistan. New Delhi must therefore rethink its present holistic and misguided policies that threaten peace and undermine security in South Asia. फिर उसके साथ साथ जनाब सियासी मामलात भी हैं, उन पर भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मेहमान जो है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, वज़ीर मुमलिकत द्वारा ख़जाना भी हैं, रेलवे का महकमा भी अभी आपके पास ही है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फिर उसके साथ साथ कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया कायरा साहब सर आपके वक्त के लिए भी। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे साथ होंगे। तो बिलाल साहब, वैसे बजट से हट के आप थोड़ा सा गुफ्तगू करने का आपको मौका मिल रहा है तो ये आपके लिए भी खुशाइंद अमर होगा, लेकिन मैं ये ज़रा देख रहा हूँ कि आलमी सतह पर जो हम मामलात देख रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो अभी IAEA का किरदार से मुतालिक में बात कर रहा था कि ये समझने से मैं कासिर हूँ कि विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी फिजिकल एविडेंस के आप जाके वहाँ पर देख सके हों। अमेरिका कह रहा है कि हमने ये कर दिया, लेकिन ये साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कुछ अरसे में दोबारा तैयार हो जाएगा। किस बुनियाद पे कोई शख्स ऐसे कह सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सती साहब, आई थिंक जो पिछले दिनों में ख़ित्ते में जो वाक़यात हुए
दे वर वेरी अनफॉर्चुनेट, बट शुक्र है कि जल्द ही उसमें एक सीज फायर हो गया। बहुत खदशात थे, आई थिंक उसकी रिपरकशंस थी हमारे खत्ते के लिए भी, ग्लोबली भी, इकॉनमी के लिए भी। तो देखिए, बुनियादी बात यह है कि अब आगे हम वी होप कि इसी तरह एक सीज फायर भी रहे और साथ साथ आगे विद डायलॉग एक सोल्यूशन इन चीज़ों का निकले। आई थिंक एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न्ड, आई थिंक पाकिस्तान जिस तरीके से इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और आपने अभी इसहाक डार साहब की क्लिप चलाई है, उसमें चलें आपने इंडिया के हवाले से चलाई थी, मगर आज ईरान पे भी उन्होंने बात की और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हमने मजम्मत की उन हमलों की और मुश्किल वक्त में ईरान के भाई के साथ खड़े रहे। तो देखिए, हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और इसमें दूसरी बात यह है कि आई थिंक मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जी, विद रिस्पेक्ट टू आवर फॉरेन पॉलिसी, कि मैंने जो देखा है जी पिछले महीने डेढ़ में, हमारी भी एक लाइफ टाइम है एक शहरी होते हुए भी मेरे ख्याल से जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी पोजीशनिंग आज पाकिस्तान की है, चाहे वो क्लैरिटी है, क्लैरिटी भी है जी, और मेरे ख्याल से सारे अपने एलाइज के साथ सारी पार्टनरशिप्स, उन सब के आपस में ताल्लुकात, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दोज आर, हमने जो अपनी एक ताल्लुकात रखने हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हो। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस तरह पोजीशन हैं, जिस मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम मुजाहरा कर रहे हैं, और जिस तरीके से इंडिया के साथ जंग के बाद हम उससे बाहर निकले, मेरे ख्याल से वेरी वेल पोजीशन। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे हम इसी तरह अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी बढ़ा सकें इंशाल्लाह, और साथ साथ हम इसको लेवरेज कर सकेंगे पाकिस्तान की शहरियों के लिए और पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे के लिए। कायरा साहब, मेरा सवाल वही था जो मैंने इनके सामने रखा, वो ये है कि एक तो बड़ी बात है कि ईरान की जानिब से हर फोरम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ईरान के आर्मी चीफ की जानिब से फील्ड मार्शल साहब को फ़ोन और वहाँ पर अप्रिशिएट करना, उससे पहले उनके पार्लियामान में आपको पता है जब ये तनाज़ा चल रहा था वो नारे, और फिर साथ ही अभी तक जो कई ऐसे लोग हैं या कई ऐसे इदारे हैं जिनकी जानिब से साजिशें अब भी जारी हैं। IAEA के किरदार की मैंने बात की, और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये इराक़ के साथ ये हो चुका है, लीबिया के साथ ये हो चुका है, और अभी ये सिलसिला तो आपको, और जिस तरह से मैंने जिस शख्सियत का हवाला दिया, जिस तरह से वो वसूख के साथ कह रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर जनाब चंद महीनों में सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो आपको लगता है कि ये पसे पर्दा साजिशें इसी तरह से चल रही होंगी? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने बड़े सब्र, तहम्मुल और तदब्बर के साथ हमारी क़यादत में, सारी क़यादत में आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया है। सारे जो एपिसोड हुए इंडिया के साथ भी, और ख़ास तौर पे अब जो ईरान के साथ हुए, या फ़लस्तीन का तो इशू था, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के इशू पे, ईरान के इशू पे, लेबनान के इशू पे, इवन यमन के इशू, पाकिस्तान ने बड़ा खुल के इंसाफ की बातें। हाँ जी, इससे पहले भी कई मुल्कों के अंदर एग्रेशन के सूरत हाल में पाकिस्तान हमेशा सच के साथ खड़ा हुआ, मजलूम के साथ खड़ा हुआ, भले खुद कमजोर मुल्क है, लेकिन इस दफा बहुत, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा बिलाल साहब ने कि बड़े क्लैरिटी के साथ हुकूमत खड़ी है और सब लोग एक पेज पे हैं। और बिल्कुल ये वो वक्त नहीं है कि हुकूमत इराक फौज भेजने की बात कर रही हो सऊदी अरब में और आर्मी चीफ कुछ और कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक पेज पे। ये एक अच्छा अमल है, इस यूनिटी को पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी सराहा भी जा रहा है, और इससे एक बेहतरी का अमल भी शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ यही एक तरीका है, अगर हम अपनी न्यूट्रल पॉलिसी जारी रखें और अपने वो मुसलमान ममालिक जो हमारे हर दौर के दोस्त हैं, हम उनके साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दें, यही हमारे लिए बेहतर है। ईरान हमारा हमसाया ब्रदर मुल्क है, उसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे न सही, हमें इस पे अपनी जगह हमारी कोशिश ये रही है कि ईरान और अमेरिका के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए, और अगर कोई रोल आया तो पाकिस्तान यकीनन उसमें ईरान की बेहतरी के लिए वो रोल भी अदा करे। दूसरी गुजारिश आपने फरमाया IAEA और इंटरनेशनल जो इदारे, याद रखिए ये दुनिया का जो नज्म है ना, पे नहीं खड़ा, जो फैसले करते हैं उसी को दबाव मिलता है। हमारे पास छोटे मोटे इश्यूज के ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ा बहुत बात हो जाती है, कुछ थोड़ी बहुत सर्जनिश हो जाती है, लेकिन जहां पे भी उनके ब्लॉक में कोई एक फर्द, एक मुल्क भी अगर उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो वीटो कर देता है और मामले रुक जाते हैं। IAEA उन्हीं का बनाया हुआ इदारा है और ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, वो हमेशा पहले भी उनकी बातें ही करके चले थे, अभी वो उन्हीं के साथ है, और उनसे हमें किसी बेहतरी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए।
वो ताकत के असूल पे चलते हैं। इस वक्त भी इसराइल को तो IAEA ने नहीं पूछा, और कई ममालिक है जिनको नहीं पूछा। पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कदगनें लगाई गई, अब ईरान के ऊपर लग रही हैं। और ये जो बात वो कह रहे हैं, एक बात तो है, आपने इंस्टॉलेशन उनकी कुछ तबाह कर दी। अब एक जगह सारी इंस्टॉलेशन तो नहीं है, सारी खत्म भी नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको फर्ज करें सेंट्रीफ्यूज है, तो आपको सेंट्रीफ्यूज बनाने की पहले टेक्निक तो आ जाए, और वो बनाने का आपको पुलिया तो आ जाए। अगर वो आ जाएगा तो फिर अगला काम आपके लिए आसान हो जाता है। इस हवाले से ये बात की कैपेबिलिटी है भी, इल्म भी है, और अब उसको वो बना के एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। अब अगर दोबारा रीबिल्ड करना चाहेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ईरान तो ये कह रहा है बार बार कि हम बम बनाने तक नहीं जाना चाहते, न पहले जाना चाह रहे थे न जाना चाह रहे हैं। सो इसलिए हमें तवक्को ये करनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि ईरान की ये कैपेसिटी वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, अपनी पीसफुल मीन्स के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर ईरान। ठीक है वलीद इकबाल साहब, आपकी इसमें असेसमेंट क्या है? आप ज़ाहिर है कि डिफेंस कमेटी में भी रहे, आप ज़ाहिर है इस चीज़ पे नज़र भी रखते हैं। ये जो ईरान के साथ अब हो रहा है, मुझे ये लगता है कि IAEA जिस तरह से पहले इनके साथ आर्म ट्विस्टिंग हुई और ग्रॉसी साहब का पहले रोल रहा, अब वो दोबारा से एक वो कहते हैं ना पहले इराक, आप सॉरी टू कट यू, जी जी, इराक के साथ क्या हुआ था? आई रिमेम्बर, यस, कहाँ गए? जी 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 जी, कहाँ थे वो, किधर गए थे वो? तो ये ताकत वाले इसी तरह शोर करते हैं, सब कुछ करने के बाद फिर अचानक समझौते हो जाते हैं, फिर गुडी गुडी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही, कहीं पर मोहम्मद अल बरादी और कहीं पर फिर आके अब ये ग्रोसी। तो वलीद साहब आप ये बताइए कि आपकी असेसमेंट क्या है इस सारे मामले पे, कि दोबारा से ये बावर कराना अमेरिका को, या इधर उधर के आपने हमला तो किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, दोबारा से आप उसको रिविजिट करें, खुद इनको जाने की इजाजत नहीं है, फिर भी शोर शराबा कि क्या चक्कर है? लास्ट वीक में भी आपके शो पे मैं आया था तो आपने ये सवाल उठाया था, और मैं उसी हवाले से उसको शुरू करना चाहता हूं अपने जवाब को। और वो ये है कि 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में ईरान का जो एक समझौता हुआ था, अमेरिका और 5 मजीद जो P+5 कंट्रीज जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, और जर्मनी, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा गया था, कि जी उस पे से जो है इक्तिसादी पाबंदियां कुछ हद तक या काफी हद तक उठा ली जाएंगी, बशर्ते कि वो, हाँ जी, बशर्ते कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला काम जो अपना है वो 3.5% से आगे का ना जाए। जी जी, अब 2018 में जब सदर ट्रंप आए, वो उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और फिर यही इसी इल्जाम ये जो आज लग रहा है कि जी ये तो असल में इनके इरादे कुछ और हैं, कि ये अपनी जौहरी जो है हथियार बनाने की जो है सलाहियत या एम्बिशन जो है इनकी वो है, तो उस पर वो विड्रॉ कर गए। अब वो दोबारा सदर बने हैं ट्रंप, तो आते ही उन्होंने फिर ये कुछ ऐसी बात करनी शुरू कर दी कि जी ईरान को हम नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएंगे ताकि दोबारा से इस तरह का कोई मुआहदा हो जाए। और ये बात शुरू हुई और पता लगा कि जी ओमान में मीटिंग्स होंगी दोनों साइड्स की, तो अभी भी रहा था कि ये सारा इजराइल का सिलसिला शुरू हो गया बमबारी का, फिर ईरान ने उसका जवाब दिया, फिर अमेरिका ने वहां पे बंकर बस्टर्स जो है वो भेज दिए, कह रहे हैं कि जी हमने क्या कुछ कर दिया। तो उनकी कोशिश यही थी, मैं वही राय जो मैं आपको लास्ट टाइम दे रहा था, ये ओवरऑल कोशिश एक ही नजर आ रही है कि अगर ईरान को दोबारा से एक मायदे की तरफ लेके आना है, निगोशिएटिंग टेबल पे लाना है, तो ऐसे माहौल में लाया जाए कि जब उनकी कनपटी पे बंदूक रखी हो, पिस्तौल रखी हो। तो अब वो ईरान ने होने नहीं दिया, उन्होंने दिखाया कि उनको जवाब देना आता है। कमाल है वैसे, जो भी उनकी एयर डिफेंसेस हो इसराइल के, और ये भी ईरान ने दावा किया है इस बात का कि जी हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी मर्जी नुकसान पहुंचा हो, और ये तो माहिरीन भी कहते हैं, बाय द वे ये इंपॉर्टेंट बात है, माहिरीन भी कहते हैं कि अगर आप एक मुल्क के इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है नुकसान भी पहुंचा दें, तबाह भी कर दें, तो जो उसके साइंसदानों का, जो उसके स्ट्रेटेजिस्ट्स का नो हाउ है, जो उसका नॉलेज है, वो आप नहीं छीन सकते उनसे। कायरा साहब ने तो ईरान तो वैसे भी 60% पे चला गया था, मुआहदे पे निकलने के बाद वो 60% एनरिचमेंट पे तो चला गया था, जो अभी भी उस 94% से 90 या 94% से नीचे है, जो कि वेपन्स ग्रेड की बनती है। लेकिन मेरे ख्याल में असल जो मुझे समझ में आई है, ईरान ने जो दावे किए हैं जब उन पे हमला हुआ है, तो उनके उस कुव्वत इरादी में और इजाफा हो गया कि अब हमारी मर्जी है, हम करेंगे तो करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे। और अगर ऐसी नौबत आती है और फिर वो निशाना बनता है ईरान, तो असल इम्तिहान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का तब आएगा
ये तो अभी नॉर्मल रूटीन चल रही है और अभी तो बड़ी दोस्ती शोस्ती चल रही है और कोई ना कोई काम लेना है, जिसलिए हमेशा फिर लीडरशिप जो अमेरिका की है वो पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ करना शुरू कर देती है। ये बड़ी हिस्ट्री पुरानी चलती आई है। अनफॉर्चुनेटली उसके नताइज हमेशा ऐसे पाकिस्तान के लिए कोई इतने मुस्बत नहीं आए। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूं। अब मुझे नहीं पता, मुझे तो बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन इस वक्त तो रूटीन चल रही है। लेकिन ईरान दोबारा निशाने पे अगर आता है, अगर ईरान में कोई रेजीम चेंज की कोशिश होती है, अगर उसको इराक या लिबिया या यमन या सीरिया वाला या शाम वाला उसके साथ कोई तरीकेकार अपनाया जाता है और वो हमारा हमसाया मुल्क है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो है देयर मस्ट बी अ रीजन ना कि व्हाई, तो कोई ऐसी चैलेंज है ही नहीं। देयर मस्ट बी अ रीजन ना वली साहब के पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया ना सिर्फ उनकी पार्लियामेंट में, देयर इज अ रीजन कि उस मुलाकात के बाद भी ईरान ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। और उस वक्त जो सवाल काफी कॉन्स्पिरेसीज उठ रही थी, उस वक्त बातें हो रही थी कि ये जो तैयारे उड़ेंगे ये पाकिस्तानी फजाई हदूद से उड़ेंगे, ये पाकिस्तान के बेसिस यहाँ से यूज होंगे, न जाने क्या क्या होगा। हालांकि B2 के बारे में कोई जानता है तो पता है, सबको पता है कि वो कितने लॉन्ग रेंज बगैर फ्यूलिंग के, ये इवन रीफ्यूलिंग के साथ जा सकते हैं। और बाद में सबने देखा कि उनका रूट इंडिया की तरफ से था, पाकिस्तान की तरफ से नहीं था, और भी कई बातें हुई थी। तो अब जब उनके आर्मी चीफ ने भी अप्रिशिएट कर दिया है, देयर मस्ट बी अ रीजन। बाकी सारी चीजें तो हम नहीं जानते, लेकिन जाहिर है कि कोई रीजन होगा तभी दे आर अप्रिशिएटिंग अस। जी मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। ये जो B-52 की जो परवाज हुई है, B2 पाकिस्तान की फजाई हदूद नहीं इस्तेमाल हुई, हाँ सॉरी B2 या जो भी कहते हैं उसको, ये जो स्टेल्थ बॉम्बर जो होता है, अगर पाकिस्तान की फजाई हदूद नहीं भी इस्तेमाल हुई, एक माजी में तो एक वाकया ज़रूर है जब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद अमरीकी मिसाइल्स जो कि अफगानिस्तान पे फायर किए गए वो उसके लिए इस्तेमाल हुई थी, टॉमोहॉक। ठीक है, एंड मुमकिन है कि इस मरतबा ईरान इस बारी इसलिए तारीफ कर रहा हो कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद नहीं इस्तेमाल हुई। हमें मैंने कहा ना, जो फाइटर जेट्स या बॉम्बर्स हैं उनके बारे में तो शायद ये इल्म है कि वो नहीं इससे गुजरे। दोनों के मिसाइल्स भी जो बारिश हुई है उनके ऊपर, वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरे हैं या नहीं गुजरे। हमें हमारी कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा मुस्बत या मजबूत नहीं है। मिसाल के तौर पे अमरीकी अगर ड्रोन्स या इस तरह की जो उनके आलात हैं, अगर वो हमारी फ़ज़ाई हदूद में आते रहे, ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सारा हुआ, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो मौजूद है अनफॉर्चुनेटली इस तरह का। सीखने की जरूरत है। और मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सेल्फ कंग्रेचुलेटरी मोड में जाना अभी कबल अज वक्त है। मुझे लगता है अभी बहुत, लेकिन पेसिमिस्टिक मोड में भी नहीं जाना चाहिए। मैं चाहूंगा आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें ताकि फिर हम आगे बढ़े इस पे। नहीं, मैं पेसिमिस्टिक मूड नहीं है, मैं रियलिस्टिक हूँ। मैं रियलिस्टिक हूँ। रियलिस्टिक यही है ना कि अगर कोई चीज अच्छी हो, जब बुरी चीज को आप कह रहे हैं कि जी 2 मई 2011 को अगर कुछ हुआ था वो ठीक नहीं था, वी ऑल से दैट कि ठीक नहीं था, तो अगर अभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दैट शुड बी द रियलिस्टिक मोड। बाकी आप रिस्पॉन्ड करें कुछ सर। जी देखिए सती साहब, बात ये मेरे ख्याल से जी डे 1 से ये बात सिर्फ कंग्रेचुलेटरी की नहीं है, ना ही इस तरह का रवैया हमारी हुकूमत का रहा है। बिल्कुल भी आपने देखा डे 1 से जब से पहलगाम का वाकया हुआ और हमें खदशा नजर आ गया कि इसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पर जारियत की जाएगी, तो उस दिन से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की स्टेटमेंट से लेकर आज तक जिस तरीके की मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारी पूरी रियासत ने दिखाया, और ना सिर्फ रियासत ने, अवाम ने और मीडिया ने दिखाया, भारत के हाइपर बोल के बरक्स, आपको याद है उस वक्त भी एक चेस्ट बीटिंग, चेस्ट थम्पिंग, एक ब्रावाडो की थी, जिंगोइस्टिक एक रवैया था, और उसके सामने हमने बड़ी मेजर्ड और जिम्मेदाराना और मेच्योर अप्रोच दिखाई थी, और आज तक वो कायम है। दिस इज नॉट अबाउट सेल्फ कंग्रेचुलेशन, बट आई विल से दिस कि जी देखिए उस दिन से लेके, बल्कि गालिबन मेरे ख्याल से 22 अप्रैल शायद वो तारीख बनती थी जिस दिन पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी, उससे लेके उसकी अगली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, 6 और 10 तारीख के दरमियान में जो वाक़या था, जिस तरीके से हमने अपने आप को कैरी किया, जिस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड किया मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, मीडिया की सतह पर, जिस तरीके से हमने अपने एलाइज के साथ इंगेज किया, और उसके बाद फिर जो सीज फायर हुआ, उसके बाद भी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया, जिसमें वो टर्की भी गए, ईरान भी गए, अजरबैजान गए, तुर्कमेनिस्तान गालिबन गए, उसके अलावा आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपनी रोल रहा, अपनी एंगेजमेंट रही, कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन एंड सप्लीमेंटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे, इसके अलावा जो दीगर एलाय से प्राइम मिनिस्टर की एंगेजमेंट रही, फील्ड मार्शल का यूएस का विजिट रहा, फिर एक हमारे ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव लेड हमारा जो वक्त था जो बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब की
रिक्वेस्ट पर उन्होंने लीड किया और उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग थे। और अभी तक हम जिस तरीके से इन ताल्लुकात को लेकर चल रहे हैं और फिर इस ईरान के भी खिलाफ जो जारियत हुई इसके अंदर जिस तरीके से हम ईरान के साथ खुले खड़े भी हुए, मगर इसके बावजूद हमने जिस तरीके से बैलेंस रखा, तवाज़ुन रखा अपनी सारी पार्टनरशिप्स में। और आज आप देख रहे हैं कि पहले से हमारी चाइना की पार्टनरशिप इज़ नाउ एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। रशिया के पास भी आपने देखा कि तारिक फातमी साहब गए, सर्गे लैवरोव से मिले। मिडिल ईस्टर्न सारे एलाइज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात आज बेहतर हैं। टर्की देख लें, अजरबैजान देख लें, ईरान देख लें, तो ये हमारी एक फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है। हम बिल्कुल चेस्ट थम्पिंग या सब कंग्रेचुलेटरी बात नहीं करते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन पॉलिसी में हमारी इंप्रूवमेंट आई है। हमने इस मोमेंटम को जारी रखना है, इसी मैच्योर और मेजर्ड अप्रोच के साथ आगे चलना है और सब ने अपना किरदार अदा करना है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, रियासत के सारे लोग शामिल हैं, पार्लियामेंट शामिल है, ऑपोजिशन का भी एक किरदार है। वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट टू इंश्योर कि इसको अब हम लेवरेज करें इस अपॉर्चुनिटी को और मजीद अपनी स्टैंडिंग इंटरनेशनल लेवल पर उसको मजीद मजबूत इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, कायरा साहब, अब जरा टॉपिक थोड़ा सा वो जाहिर है कि हमारे साथी हैं वलीद साहब, वो भी जी प्लीज इजाजत दें, छोटी सी बात कह लूं प्लीज सर। वलीद साहब ने दुरुस्त कहा कि खुद सताइशी दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया तो उस वक्त हमारे यहाँ क्या डिबेट थी पब्लिक के अंदर। हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ा ताकत, बड़ी फौज, बड़ा उसका ये है और उसके साथ इजराइल का समझौता भी है, तो पाकिस्तान बड़ी वीक विकेट पे है, उसको एयर सुपीरियरिटी है, उसको बाकी चीजें भी है। लिहाजा उस फिजा में एक थोड़ी सी मायूसी भी थी। जब हमारी अफवाज ने उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड किया और हुकूमत ने उसको पूरी तरह खारजा पॉलिसी के महाज पे और नैरेटिव के महाज पे जब उसको लीड किया हमारे मीडिया ने, तो फिर कौम को एक हौसला मिला। तो इन बातों से जब अपनी कौम को, अपनी अफवाज को, अपने मीडिया को आप अप्रिशिएट करते हैं तो आप उनका हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि जंगों के अंदर बहरहाल हौसला बढ़ाना बड़ा जरूरी है। और हौसला बढ़ाते हुए साथ हम ये भी कह रहे हैं कि जंग खत्म नहीं हो गई। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अज़ाइम अच्छे नहीं हैं, हिंदुस्तान आइंदा भी कोई ऐसी मुहिम जोई कर सकता है, लेकिन अगर करेगा तो हम उसका जवाब देने की पोजीशन में होंगे। और उसने उसकी प्रेपरेटरी के तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी में या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने वफूद भेजे, हमारे वफद ने जाके उसके नैरेटिव को बीट किया। दूसरा, अफगान जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के सूरत में हुआ, उसमें भी ये था कि जी वो बहुत बड़ी ताकत है, बड़ा ये है भी, इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। ईरान के मुकाबले में उसका कहीं ज्यादा काट है मिलिटरी दुनिया में। ईरान ने सबके कंपैरिजन में देख मुजाहिरा किया, हमारे यहाँ लोग ये हमारे यहाँ उसके कंपैरिजन में देखना, लोग ये कह रहे थे कि कोई कंपैरिजन नहीं होगा, ये होगा। मैं खुद मशकूक लोग, शक करने वाले लोगों में था, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है। ईरान ने कमाल की लड़ाई भी लड़ी है और फिर हमारे बारे में ये भी तासर था कि पाकिस्तान बिल्कुल अमरीकी दबाव के आगे झुक जाएगा, हम कोई बेसिस दे देंगे। फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद क्या क्या तबसरे नहीं हुए कि हम उनको एयर स्पेस भी देंगे, हम उनको बेसिस भी देंगे, फला भी देंगे। 1 इंच का काम नहीं हुआ ऐसा। और जो अगर कोई ये गुमान करता है कि हमारी एयर स्पेस जो है वहां से कोई मिसाइल गुजरा है, हमें नहीं पता। पाकिस्तान को अगर पता होता तो पता चल जाता, ये इंटरनेशनली भी पता चल जाता है, ये चुपती नहीं बात है। क्योंकि एक मुल्क नहीं, बहुत सारे ममालिक अपनी सैटेलाइट्स और अपने इमेजरीज के जरिए चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात बहरहाल एक बात हमें देखनी भी चाहिए कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। अगर फर्ज करें वो हमारी ईमा के बगैर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे को ऐसा कर देता है, तो क्या हम उसके साथ लड़ पड़ेंगे, ताल्लुकात मनकता करके बैठ जाएंगे, या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और कहेंगे कि लोग तो हम सकते नहीं है ना, हमारी वो कैपेसिटी अभी है नहीं। लेकिन हमें चाहिए ये कि उन खदशात का, इस तरह हम आज भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये ईरान का एक आर्जी, बिल्कुल उसकी भी विक्ति है, बाकियों की भी है, उसकी भी है, लेकिन आइंदा भी ये खदशा अपनी जगह मौजूद है कि ये लड़ाई ट्रिगर कर सकती है। लेकिन जितने मरहले आए इस जंग के अंदर, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान हो या ईरान इजराइल हो, उसमें अगर कोई मरहले आए तो अपनी कौम को, हमारे अंदर भी ईरान के वेलिवेशन बहुत है, उनको भी हौसला देना है। हिंदुस्तान के मुकाबले में भी अपनी कौम को, अपनी फौज को, सबको अपने हौसला देके, शाबाश देके करना है। सो इसमें मायूस भी नहीं होना और ओवर एम्बिशियस भी नहीं। और एक सर इसमें एक्सप्लेनेटरी नोट कि जब अफगानिस्तान के ऊपर जब वो टोमोहॉक मिसाइल्स गए थे, वहां पर से जाने का मंतक क्या थी,
और ईरान की उस साइड पे ऑलरेडी अमेरिका की आबदोजें मौजूद थी, तो उसको ये लॉन्गर रूट चूज करते हुए पाकिस्तान के ऊपर बरसा के एक लंबे रास्ते का चुनाव करने की क्या जरूरत पेश आती? तो ये मतलब स्ट्रेटेजिकली भी एक समझ में ना आने वाली बात है। एक ब्रेक लेते हैं, अब बाद आके टॉपिक को चेंज करेंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर से खैर मकदम। और अब वो मामला मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था, और आपको पता है कि अब मखसूस नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम हो गई है और हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। यानी कि कानून साजी, 2/3 का मकसद यह है कि आप आइन साजी भी कर सकते हैं। कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत की जरूरत होती है, 2/3 मेजोरिटी के चाहिए होती है जब आपको आइन साजी करनी हो। अब यह है कि कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 नशिस्तें मिलेंगी। अब इसके मुज़मरात क्या होंगे, ये जरा इस पर बात कर लेते हैं। तो वलीद साहब, व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर? मतलब ये इन मखसूस नशिस्तों से महरूमी, इसके मुज़मरात क्या होंगे सर? मैं इसके ऊपर जरूर आता हूँ। मैं सिर्फ एक दो जुमले कहना चाह रहा था, जो मैंने बात की पिछले दौर में सेल्फ कंग्रेचुलेटरी की। मैं या खुद सताइश वाली बात जिसको कायरा साहब ने कहा, मैंने उसका इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से तो बात ही नहीं कर रहा था। मैं आपका सवाल वो ईरान और इजराइल और अमेरिका वाला जो सिचुएशन है उसके हवाले से था। और मैं उस बात पे कायम हूं कि अभी कोई भी पोजीशन अपने आप को समझना कि हम कोई उसमें कोई बहुत बड़ी हमने कामयाबी हासिल कर ली है, वो कबल अज़ वक्त है। क्योंकि मेरे नज़दीक उसमें और भी इम्तिहान बहुत से आ सकते हैं और बड़े कड़े इम्तिहान आ सकते हैं। तो इसलिए अभी कबल अज़ वक्त है इस सारी सिचुएशन में अपने आप को ये समझना कि हम अभी बहुत कुछ आगे निकल गए हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है, आज ही मैं, क्योंकि हमारा जो मेरा कानून का काम है उसमें हम एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी डील करते हैं, तो हमारे क्लाइंट हैं इंटरनेशनल, वो बता रहे थे कि वो पिछले हफ्ते गए हुए थे पेरिस एयर शो पे। और ये साल में एक दफा होता है और बहुत दुनिया भर के लोग वहाँ आए होते हैं। वो हर किस्म के कमर्शियल जेट्स भी उधर होते हैं और हर किस्म के तैयारे, फाइटर्स, कमर्शियल जेट्स में। कहते हैं जी सारी 6 दिन की वो पेरिस एयर शो था। कहते हैं सारे शो के दौरान एक ही मौजूए गुफ्तगू था कि जी पाकिस्तान के वो जो है डिफेंस फोर्सेस और एयर फोर्स, उन्होंने ये फ्रांसीसी तैयारे गिराए किस तरह। सबको पता है कि गिराए हैं, इंडिया माने या ना माने, कितने गिराए हैं इससे भी थोड़ी बहुत लेकिन 6 दिन उस पेरिस एयर शो पे एक ही बात होती रही है। यह हमें आज पता लगा है अपने वहां जो कोई मौजूद था उसके हवाले से। देखिए जी, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है और उसके जो नताइज हैं, मैं अभी देख रहा था पिछले 2 दिन से, बल्कि क्योंकि फ्राइडे को ये फैसला आया, आज तीसरा दिन है, सैटरडे, संडे और मंडे। फिर 1996 में एक फैसला आया था जजेस केस का, जिसके अंदर ये मजमूई बात तय हो गई थी, वजह हो गई थी कि अदलिया अपने फैसले खुद करेगी, अपनी तकर्रियों की, अपनी सीनियोरिटी की, अपनी ट्रांसफर्स की, अपने एहतसाब की। अदलिया हमारे आइन की मुहाफिज के तौर पे, अदलिया की आजादी एक सतून है हमारे आइन का। ठीक है, ठीक है, आई गॉट इट सर, है वो इससे हो गया है, आई एम श्योर। और बाकी जो है, बाकी अब मैंने कहा है ना कि जी अब ये हम अब वो जो 30 साल पहले एक फैसले के, 29 साल पहले एक फैसले के अंदर एक मजबूती आई थी हमारे आईनी और जमहूरी निजाम में, हम अब उतना ही पीछे वापस। अब मैं जरा जवाब ले लूं इस पे। मैं तो यही कह सकता हूं, बड़ी बदकिस्मत है, बड़ी बदकिस्मत हम कौन है। ठीक है बिलाल साहब, ये अब आप ये देखें यार, आप सती साहब एक ये देखिए कितनी हैरतअंगेज बात है यार। एक पार्टी की 2 सीटें आई हैं केपी असेंबली में, 2 सीटें आई हैं, उसको 4 या 6 मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। और भाई आइन में लिखा हुआ है कि आपको 4 सीटों के पीछे। अब मैं जरा जवाब ले लूं सर, वो जो किसी काफी लंबी, मैं इसी पे तो हैरान हूं कि आइन इस पे खामोश है। चलो यार ये सीटें खाली छोड़ दो, हमें नहीं देनी तो, लेकिन दूसरों को किस तरह मिल सकती है जिनका वो मेरिट ही नहीं बनता, जिनकी गिनती ही नहीं उतनी कि उनको मिल सके। मुझे हैरान कर दिया है। बिलाल साहब, फैसला आ गया, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देख लिया, जो अखबार का इदारिया था उससे वो बिल्कुल मुत्तफिक हैं। अब आप जरा ये बताइए कि ये जाहिर है 2/3 अक्सरियत मिलना, इट मीन्स के लामुत्ताही पावर्स अब आ गई आपके पास। पीपल्स पार्टी और आप क्या काबीना में शमूलियत का कोई इम्कान है? वो आ रहे हैं, कुछ कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं पंजाब और विफाक में? देखिए जी, मेरे इल्म में तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। एक पॉलिटिकल अलायंस ज़रूर मौजूद है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है जो, और ये पॉलिटिकल अलायंस एक बुनियाद बना रहा है इस हुकूमत की कायम होने का भी पिछले साल। उसके बाद जो हम मुआशी बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाह रहे थे, उसमें उसकी ये बुनियाद आज तक है। और एक 2 मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ये पार्टनरशिप है जो जारी है।
तो आगे देखिए, अभी जो आपने सवाल किया मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है एट दिस स्टेज। आई थिंक पीपल्स पार्टी ने भी इसको डिनाई किया है। दूसरी बात ये सती साहब जो बात नॉट ऑफ द कार्ड्स, मतलब इट मस्ट बी, नहीं देखिए, एक पॉलिटिकल लाइंस है, तो फॉर मी टू से एनीथिंग कैटेगोरिक एट दिस स्टेज, ऑल आई कैन से इज कि एट दिस स्टेज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट डिस्कशंस आर मेरे गोइंग में कोई ऐसी बात एट दिस स्टेज नहीं है जी। तो ऑब्वियसली जी इट्स पॉलिटिक्स है, इन द फ्यूचर थिंग्स आर पॉसिबल, एंड पार्टी हमारी दोनों पार्टीज लीडरशिप लेवल्स पे भी, वर्किंग लेवल्स पे भी, दीगर इश्यूज पे, दीगर उमूर पर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट और कॉन्वर्सेशन रहती हैं, जो कि किसी भी हेल्थी पार्टनरशिप का एक फंडामेंटल ज़रूरत होती है। तो वो इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, और आगे एज थिंग्स इवॉल्व यकीनन बातचीत दीगर उमूर पर जारी रहेगी। दूसरी बात ये सत्ती साहब, जो अभी बात हो रही थी ना जी, 26वीं आईनी तरमीम को बड़ा बैश किया जाता है पीटीआई की तरफ से, मगर हकीकत ये है कि इनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकॉर्ड है, आप टीवी क्लिप्स निकाल लें, ये कहते हुए कि पहले जो 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट इनके बकौल पहले आया था उस पर तो उनको बड़ा एतराज़ था, मगर उसके बाद जो एक बहुत तवील पॉलिटिकल प्रोसेस चला जिसमें दीगर मशावरतें हुई, उसमें काफ़ी सारी मौलाना साहब के घर में हुई, जिसमें पीटीआई खुद भी शामिल थी, उस सारे अमल के बाद आखिर में जो ड्राफ्ट निकला, जिसको फिर इवेंचुअली पास किया गया, उसके ऊपर इनके सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा साहब ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि हमें इस अब जो तरमीम बनी है इस पर कोई खास एतराज़ नहीं, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हम इसके हक में वोट नहीं करेंगे। उन्होंने खुद कहा था कि अब ये जो ड्राफ्ट बना है ये पहले से बहुत, मौलाना साहब के भी स्टेटमेंट थे कि काले नाग के पता नहीं दांत, और उन्होंने खुद भी कहा था कि पीटीआई को उन्होंने शामिल करके सब कुछ करके, तो आज ये बातें कहना आसान है, बट बहरहाल ये याद दहानी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ये 26वीं आईनी तरमीम को बैश करते हैं तो आई थिंक ये ज़रूरी है बताना कि तकरीबन आपके लिए मुकम्मल इत्तफाक के साथ उस टाइम पे और एक तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद ये डॉक्यूमेंट हुआ था, एंड दे आर ऑन द रिकॉर्ड सेइंग के the only reason they didn't vote for it was because जो भी as a matter of principle, not because they disagreed with the draft. दूसरी बात ये सती साहब देखिए, बात ये इनकी माशाल्लाह वुकला का एक हजूम है, ठीक है जी, माशाल्लाह अपनी तरफ से हर कोई बड़ा सीनियर लॉयर है, तो जिस टाइम पर इन लोगों ने सोचा था, फैसला किया था SIC ज्वाइन करने का, तो क्या उनको उस टाइम पर आर्टिकल 51 या 106 नजर नहीं आ रहा था, जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि उसके बाद ये इन रिजर्व सीट्स के मुस्तहिक नहीं होंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज अ रियलिटी। तो वो जो एक हजूम था लीगल एक्सपर्ट्स का और लीगल ऑरेकल्स का, वो उस टाइम कहाँ पता रहा। हकीकत ये है कि ये जानते हैं कि दे कमिटेड अ ह्यूज ब्लंडर एट दैट स्टेज बाय ज्वाइनिंग SIC, जिसकी कोई एक सीट नहीं थी, और उसके बाद ये आर्टिकल वाज़े तौर पे कहते हैं कि एक जमात है जिसने कोई सीट ही सिक्योर नहीं की हुई, तो उसके बाद आप नहीं मुस्तहिक इसके कि रिजर्व सीट्स आपको मिलें, और उसके बाद फिर द नेचुरल नेक्स्ट स्टेप दैट द कोर्ट हैज डिसाइडेड, एंड दिस इज अप टू द कोर्ट, कि फिर जो बकिया जमातें मौजूद हैं पार्लियामेंट में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिनने सीटें हासिल की, उनको प्रोपोर्शन के तहत दी जाएं। तो इफ दे हैड नॉट कमिटेड दिस ब्लंडर एट द टाइम, दे वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट पोजीशन। तो देखिए, बात बाकी ये है कि आगे जहाँ तक 2/3 अक्सरियत की जो आपने बात की, देखिए इवन इफ इट एग्जिस्ट, द आइडिया इज़ कि हमने जो भी ये आइन एक बड़ी सीक्रेट चीज़ है, आइन को हमने बड़े तरीके से, ये नहीं कि 2/3 अक्सरियत आ गई तो आप फिर हर चीज़, हम मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस में मौजूद हैं, तो हमने पहले भी और आइंदा भी जितने कंसेंसस के साथ और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम को मद्देनजर रखते हुए ही आगे जो लेजिस्लेशन वो होगी जो होगी। और देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी मिसाल तो 18वीं तरमीम है, जो कि पीपल्स पार्टी PMLN की वन ऑफ द लैंडमार्क अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम दोनों जमातों ने की, इट्स अप फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप सोचें, पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, वो भी एक इंटरप्रिटेशन के तहत ही और कानूनी दायरों को मद्देनजर रखते हुए किया होगा। फिर ये फैसला आया, तो उस बुनियाद पर भी लोग इसीलिए बात कर रहे हैं, शायद जिस तरह से वो भी बात करें कि इंटरप्रिटेशन अलग है और उसकी वजह से वो फैसला भी दुरुस्त तस्वुर किया जा रहा था, और अभी ये भी नहीं, ठीक है, एज आई सेड दैट इज अप टू द कोर्ट्स टू डिसाइड, एंड द कोर्ट्स हैव डिसाइडेड। मगर मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जब जिस तरह ये पेंट किया जाता है कि ये तो बहुत ही कोई ब्लैक एंड वाइट मामला है, सादी बात ये है कि आर्टिकल 51 और 106 कहते हैं कि SIC को सीट्स नहीं मिल सकती। आपने SIC ज्वाइन की, आपने उस टाइम पे ये फैसला किया, तो उसके बाद फिर आपने अपने पाँव पे खुद को लहाड़ा मारा, और ये इनकी सारी लीगल टीम ये बात जानती है। उसके बाद अब इसको कवर करने की कोशिश करते रहे हैं, बट ये इनसे नहीं हो सका। तो बात ये है कि SIC को तो कम से कम ये सीट्स
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो ये नहीं मिल सकती थी। ये बात तो कैटेगोरिक है, आप आइन के आर्टिकल 51 और 106 खोल के पढ़ लें, किसी से भी इंटरप्रिटेशन करा लें, उसमें वाज़ेह तौर पे इफ यू रीड द वर्डिंग देयर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली कि उसके बाद हु शुड दिस सीट्स गो टू, एंड द कोर्ट इज इंटरप्रेटेड कि जो बकिया जमातें वहां पर मौजूद हैं उनको जो पार्लियामेंट में हैं, फिर उनके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत तक भले उनके ऑलरेडी पार्लियामेंट में नंबर्स ना हो, जैसे कि वलीद साहब ने हवाला दिया। नहीं देखिए, मुझे अगेन वो स्पेसिफिक इंस्टेंस है, अब वी विल हैव टू सी, बट मैं नेशनल असेंबली की आप मिसाल ले लें तो फिर उसके बाद जो बकिया जमातें मौजूद हैं उनकी जो मौजूदा नंबर है उसके तहत उसके अच्छा वलीद साहब, अब केपी में क्या सिचुएशन होगी सर इस फैसले के बाद, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा वहां पर? क्या नंबर्स गेम चेंज होगा या क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल सियासत पे, वहां की क्या असर पड़ेगा? आपके क्या थॉट्स हैं? और आजाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा सर? देखें जी, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि किसी ऐसी जमात जिसके पास 2 सीटें हैं उस असेंबली में, उसको 4 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। मतलब बिल्कुल इस तरह ही है कि आप एक इम्तिहान के कमरे में जाते हैं, आप एक पर्चा देते हैं, आप उसमें 80 नंबर का पर्चा जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि आपसे 10 सवाल हैं, 2 सवाल आप नहीं कर सकते, टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन मैथ का पर्चा है, परफेक्ट स्कोर आपका आ जाता है कि 80 नंबर आपको 100 में से मिल जाते हैं, क्योंकि आपने 8 सवाल अटेम्प्ट किए, 8 में पूरे मार्क्स ले लिए। लेकिन उठा के आपने 80 नंबर का पर्चा दिया है, आपको 95 नंबर कोई दे दे कि 15 और नंबर ले लो। किसी ने 5 नंबर का पर्चा किया है, उसको 15 नंबर एक्स्ट्रा करके 20 पे ले जाओ, ये हुआ है यहाँ पे। मैं तो ये तो कह रहा हूँ, वो नाअहली नहीं होगी हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत में या इस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग में मेरे उसके वो वाला क्लॉज है हमारे आइन का, जिसको इन्होंने उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहबा की 16 सीटें थी असेंबली के अंदर, ये जब 1990 का इलेक्शन हुआ, लेकिन मियां नवाज शरीफ ये लेके आए, उनकी 2/3 अक्सरियत थी IJI की, ये उस शिक को वो लेके आए थे। खालिद अनवर साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये ड्राफ्ट की थी। और बेनजीर भुट्टो साहिबा सब कुछ छोड़ के अपनी 16 लोगों की पार्टी को लेके आई कि ये यूनानिमसली अप्रूव हो, क्योंकि वो महसूस करती थी उस वक्त, उनका यही ख्याल था कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी और पार्टीज में डिसिप्लिन रहेगा। उसको भी वाटर डाउन कर दिया है। तो मैं कह रहा हूं ना कि हम पीछे चले गए हैं हर लिहाज से। देखें, एक हेल्थ कार्ड जो कल से खत्म किया जा रहा है पंजाब के अंदर, वो उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसी से, एक एलिटिस्ट स्टेट पे वापस जा रहे हैं। ठीक है जी, पंजाब में खत्म हो रहा है 1 जुलाई से, मेरे ख्याल में उसको रिप्लेस किया जा रहा है किसी से। मैं ये बता रहा हूँ आपको। जी बिलाल सची साहब, बात ये जी चले, हालांकि जी केपी में उसकी कवरेज 10 लाख से बढ़ा के 50 लाख जी टाइम मुख्तसर है, टाइम एक तरफ। हाँ सर, हकीकत ये है कि अब आपने अगर अली अमीन गंडापुर और बुज़दार साहब की हुकूमतों का आज भी मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत से मवाजना करना है, तो वो आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। काम होता हुआ भी नजर आ रहा है, उस पर तज्जिए भी हो रहे हैं। सेहत कार्ड पे वैसे काफी आवाज़ें देखिए, वो कुछ रिप्लेस किया उसको किसी चीज से, क्या हुआ? जी देखिए, दीगर तफसीलात मैं आपके सामने ला सकता हूँ, मगर मैं अपने हल्के में आपको मिसाल देता हूँ। मैंने रूरल हेल्थ सेंटर्स BHUs की अपग्रेडेशन होती हुई, जिस तरह का मॉडल टाउन में BHU बन रहा है, उसी मयार का मेरी देहाती यूनियन काउंसिल में जिले में बन रहा है, मैं आपको वहाँ पे लेके जा सकता हूँ। तो देखिए, इसलिए उस पर तो कंपेरिजन ही कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब या खान साहब का कोई बयान आ जाए कि मुझे कोई बता दे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसा काम कर रही है। हमें तो यही सवाल यहाँ पे कोई मवाजना ही हो जाए। हम तो काम पेश करते हैं, आप उस पर तज्जिए करते हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो। अली अमीन गंडापुर साहब तो पूछते हैं, आपने माजरत के साथ नहायत अफसोसनाक बयान ने दिया जब अभी सैलाब में अमवात हुई, सानिया हुआ, उसके बाद जिस तरह उन्होंने तंबू वाली बात की, मैं बार बार कहता हूँ कि आप कम अज़ कम गैर समझदाराना बात एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस सुना करें। तो देखिए, दूसरी बात ये है सत्ती साहब के, अब आपने अगर बातें करनी है कि इतना सादा मामला नहीं है और ये कहना कि बदकिस्मती है अवाम की कैसे फैसले हैं, तो खुशकिस्मती वाले फैसले वही थे जो गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स वाले थे, खुशकिस्मती वाले फैसले RTS वाले थे। या जब आपने राना सनाउल्लाह को के ऊपर हेरोइन डाली थी, तब तो आपने बदकिस्मती के फैसले आपको नजर नहीं आते थे। जब पनामा में से अकामा निकलता था, तब तो आपको सही लगता था सब कुछ। जब कुलसूम नवाज वॉज ऑन हर डेथ बेड और नवाज शरीफ साहब की उस वक्त बात नहीं हो सकती, और उस वक्त जब और ये ठाठे मारते थे इनके लोग, तो माजरत के साथ ये हिपोक्रेसी और ये मॉरल हाई हॉर्स है। मेरी गुजारिश है इनसे ही उतरें। दूसरी बात, अगर आपका सिंबल छीना गया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी जमात ने फॉरेन फंडिंग की, ब्लैक एंड व्हाइट केस है, उसके ऊपर आप आज तक उसको साबित नहीं कर सके कि आपने नहीं की। बहुत शुक्रिया आप साहिबान का। एक ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम, और प्रोग्राम के आखिर में फैसला आ चुका है मखसूस नशिस्तों का, और अब देखना यह है कि क्या इससे सियासी तब्दीलियां आती हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को इस वक्त बरतरी हासिल है, लेकिन काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में जाहिर है कि हमारे मेहमान इस बारे में नहीं कंफर्म कर सके कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो कैबिनेट का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ये बात सबके सामने है कि इस सारे जो चेंजेस हैं, ये तब्दीलियां हैं, इससे तहरीक इंसाफ काफ़ी खाइफ दिखाई देती है
लेकिन अब यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद को मजीद एक तरह से एक इस सारी चीज़ें से तक़वियत मिली है। तो बाकी चीज़ें जो सॉर्ट होंगी वो पता चलेगा वक्त के साथ साथ ही। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसहाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।